Hello everyone. In this video, we are going to discuss disqualifications under the Hindu Succession Act of 1956. So there are certain disqualifications that are prescribed under this act. And जब हम इन disqualifications की बात करें, अगर कोई भी condition या कोई भी legal heir अगर उस disqualification को satisfy कर रहा है, then that legal heir is not entitled to any kind of share. ठीक है, सो उस कंटेक्स्ट में डिस्क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज दो दैट पर्सन इज अ लीगल ईयर, वो लीगल ईयर है और वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट दैट पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी शेयर, उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या फिर सेपरेट प्रॉपर्टी में भी उस इंडिविजुअल की. वाई? बिकॉज दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ठीक है, लॉ ने ही अपने आप को डिस्क्वालिफाई कर दिया है उस इंडिविजुअल को. द फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज रीमैरिज ऑफ विडो. प्लीज माइंडेड कि हम 1956 से पहले की पोजीशन और बाद की पोजीशन हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसके कंटेक्स्ट में. So basically a widow is entitled to a share only when she is not remarried at the time of date of opening of the succession. Widow entitled to a share only when she has not remarried at the date of opening of succession. Consider this example. मान लो एक इंडिविजुअल है ए, ठीक है, एंड उसकी डेथ हो जाती है. अब ए की डेथ के बाद जो उसकी वाइफ थी डब्लू, ठीक है, नाउ शी इज अ विडो. ठीक है, अब जो ए को एज ए लीगल एयर प्रॉपर्टी मिलती, ठीक है, वो डब्लू को मिलेगी. डब्लू विल बी अ लीगल एयर एज वेल. ठीक है, इस केस में मान लो कभी भी पार्टीशन होता है इस जॉइंट फैमिली में, उसमें डब्लू को जो भी शेयर मिलता वो तो तभी मिलेगा जब तक वो एज अ विडो अपना स्टेटस रिटेन करके रखती है. ठीक है, मान लो जब सक्सेशन हुआ या फिर जब डेट ऑफ सक्सेशन जो है वो 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को ही देखा जाएगा स्टेटस डब्लू का क्या है. ठीक है, नॉट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए, रादर द स्टेटस ऑफ डब्लू विल बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सक्सेशन. ठीक है, तो 1 अप्रैल को सक्सेशन ओपन हुआ है, उस डेट को देखा जाएगा. अगर डब्लू विडो ही है तो उसको शेयर मिलेगा, और अगर वो नहीं है, अगर उसने रीमैरिज कर लिया तो उसको शेयर नहीं मिलेगा. मान लो वो शेयर लेकर, ठीक है, जिस टाइम पर शेयर्स अलॉट हुए उसी डेट पर उसने शेयर लेकर उसके बाद पार्टीशन होने के बाद उसने रीमैरिज करी है. ठीक है, चाहे 1 मिनट बाद करी हो, चाहे 1 दिन बाद करी हो, चाहे 1 साल बाद करी हो, इट डजंट मैटर. 1 अप्रैल के बाद वो कभी भी रीमैरिज करती है देन इट इज अलाउड, और डब्लू का शेयर वो रिटेन करेगी अपने पास. ठीक है, एंड वो उसका एब्सोल्यूट राइट होगा, उसमें उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी. बट अगर वो 1 अप्रैल से पहले उसकी मैरिज हो चुकी होती है, इनफैक्ट मान लो 1 अप्रैल को ही उसने मैरिज करी होती है एंड उसकी मैरिज के तुरंत बाद फैमिली में पार्टीशन हो जाता है, तब भी डब्लू को कोई शेयर नहीं मिलेगा. सो दिस इज द रूल रिगार्डिंग दिस थिंग. नाउ सेक्शन 24 ऑफ द HSA प्रिस्क्राइब्ड दिस पोजीशन. ठीक है, ये सेक्शन 24 में गिवन थी. अब एक काम करते हैं, एक बार आते हैं सेक्शन 24 पर ही. Let's come to section 24 of the Hindu Succession Act. Certain widows remarrying may not inherit as widow. This is an error, ये widows होगा. ठीक है, omitted by section 5 with effect from 9th of September 2005. But अभी तो हमने possession पढ़ी है. Basically the provision has been omitted. Section 24 2005 amendment से delete हो गया. ठीक है, but the position is still the same. बिकॉज क्लासिकल हिंदू लॉ में भी सेम ही पोजीशन थी. ठीक है, क्लासिकल हिंदू लॉ में भी सेम पोजीशन थी. विडोज वर एंटाइटल्ड टू अ शेयर ओनली इफ दे डिड नॉट रीमैरी एट द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सक्सेशन. ठीक है,
और वो उस चीज़ को बस एक्सप्लिसिट कर दिया गया था 1956 एक्ट में, एंड अभी इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया है, बट स्टिल द पोजीशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, 2005 अमेंडमेंट के बाद भी पोजीशन सेम ही है, एक्सप्लिसिटली नहीं गिवन है, बट दिस इज द रूल दैट हैज बीन गिवन अंडर क्लासिकल हिंदू लॉ, तो हम उसको वहीं से रिटेन करके चलते हैं आगे भी। तो रूल वही है, बस जो एक्सप्लिसिट इनकॉर्पोरेशन था उसको डिलीट कर दिया गया है, एंड एज सच प्रैक्टिकली उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, प्रैक्टिकली सेम ही है सिचुएशन जो पहले थी। Then next disqualification is given under section 25, murderer disqualified. A person who commits murder or abets the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered, or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder. तो बेसिकली जिसकी प्रॉपर्टी पर इनहेरिटेंस का क्वेश्चन अराइज हो रहा है उसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, मान लो ये है, यहाँ पर S1 ने क्या किया, A से प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर S1 को तो A का शेयर नहीं मिलेगा, मर्डर करके वो प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकता। ठीक है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है ये हमारा प्रोविजन। ठीक है, कि एक मर्डरर जिसका मर्डर कर रहा है उससे प्रॉपर्टी तो इनहेरिट नहीं करेगा, राइट? And this is based on the maxim, no one can perfect his condition by a crime. No one can perfect his condition by a crime. कोई भी इंडिविजुअल अपना राइट परफेक्ट नहीं कर सकता क्राइम कमिट करके, एंड यहाँ पर तो क्राइम भी बहुत ग्रॉस नेचर का है। दैट मीन्स जिस पर्सन की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है उसका मर्डर ही कर दिया, उसको रास्ते से ही हटा दिया। सो दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज वेरी वेल जस्टिफाइड एंड इट इज बेस्ड ऑन sound public policy. So coming to next disqualification, this is given under section 26, converts descendants disqualified, where before or after the commencement of this act a Hindu has ceased or ceases to be a Hindu by conversion to another religion. Children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relatives unless such children or descendants are Hindus at the time when the succession opens. ध्यान से समझो इसे, यहाँ पर बोला है चिल्ड्रन ऑफ डिसेंडेंट्स डिस्क्वालिफाइड, जो कन्वर्टी है वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, बट द चिल्ड्रन ऑफ कन्वर्टी they are disqualified. That means they cannot inherit the property. Just consider this example. ठीक है, ये नॉर्मल एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जिसमें ये फादर है, ये मदर है, दिस इज S1 एंड दिस इज S2. नाउ S1 कन्वर्ट्स। ठीक है, S1 ने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया खुद को। एक्चुअली पहले कन्वर्टेड पर्सन को भी राइट नहीं मिलता था। ठीक है, कन्वर्टेड पर्सन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ शेयर, एंड दिस प्रोविजन वाज अमेंडेड इन कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। बिकॉज इसके पीछे लॉजिक ये होता था कि एक हिंदू से एक हिंदू पर्सन ही अक्वायर प्रॉपर्टी कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है। तो कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट जो था, इससे बेसिकली ये पोजीशन जो थी वो अमेंड हुई थी, और एक कन्वर्टेड पर्सन भी अक्वायर कर सकता था अपना इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में। ठीक है, सो कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट का चलो इफेक्ट ये तो हुआ कि एक कन्वर्टेड पर्सन अब प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, बट जब हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 आया, उसने क्या किया, उसने जो बेसिकली आगे इश्यूज होंगे उस कन्वर्टेड पर्सन के, उनको ही डिसएंटाइटल कर दिया। दैट मीन्स दे कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी। अब ए की अगर डेथ होती है तो इस केस में S1, S2 और W ये तीनों प्रॉपर्टी अक्वायर कर लेंगे, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, बट आगे जो S1 के इश्यूज होंगे उनका कोई राइट नहीं होगा उस प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ठीक है, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेपरेट प्रॉपर्टी। ठीक है,
उसका इनहेरिटेंस अलग होता है, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनका कोई राइट नहीं होगा, ठीक है। बट देयर इज अ बट हियर एंड दैट इज दैट अगर मान लो S1 ने W1 से मैरिज करी, इनका एक और बच्चा हो गया SS1, ठीक है, एंड SS1 was born आफ्टर द प्रॉपर्टी हैज बीन पार्टीशन, ठीक है, प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया, उसके बाद SS1 बॉर्न हुआ है, ठीक है, एंड समहाउ मान लो W1 हिंदू थी, ठीक है, S1 ने खुद को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया था, बट यहाँ पर W1 क्या थी, हिंदू थी, एंड SS1 was born and brought up as a Hindu. SS1 was born and brought up as a Hindu. तो इस केस में SS1 भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ जो एक एक्सेप्शन गिवन है वो यही है, अनलेस अ चिल्ड्रन और डिसेंडेंट्स आर हिंदूज एट द टाइम व्हेन द सक्सेशन ओपन्स। जिस डेट पर भी सक्सेशन ओपन हुआ है, ठीक है, उस डेट पर जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, वो हिंदू है, दैट मीन्स द चाइल्ड हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप एज अ हिंदू, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही हु इज अ हिंदू की वीडियो में ये चीज डिस्कस करी है, दैट इफ द चाइल्ड हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप एज अ हिंदू एंड वन ऑफ द पेरेंट इज अ हिंदू, तो उस केस में वो चाइल्ड भी हिंदू माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो जो वाइफ है वो हिंदू होती और उसका जो बच्चा है वो भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज अ हिंदू होता, तो वो भी हिंदू माना जाता। जो कन्वर्टेड इंडिविजुअल है, जो कन्वर्टेड सन है, वो तो मुस्लिम होता, या वो जो भी रिलीजन उसने अक्वायर किया होता वो उस रिलीजन से गवर्न होता, बट उसका जो चाइल्ड है वो हिंदू माना जाता, ठीक है। तो इस वजह से वो चाइल्ड भी क्या होगा, एंटाइटल्ड होगा प्रॉपर्टी को लेकर, एंड ही विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। सो डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ चिल्ड्रन ऑफ कन्वर्टेड इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में, but if the child of that converted individual is himself a Hindu at the time when the succession opens, then in that situation he will not be disqualified from inheriting the property. So this is what section 26 talks about. Section 27, succession when heir disqualified. If any person is disqualified from inheriting any property under this act, it shall devolve as if such person had died before the intestate. ठीक है, तो उस केस में माना जाता है कि वो जो पर्सन है उसकी डेथ इंटेस्टेट से पहले ही हो गई थी, ठीक है। तो दैट मीन्स उस पर्सन को तो प्रॉपर्टी में कोई राइट मिलता नहीं है, ठीक है। अब उसके इश्यूज को मिलेगा या नहीं वो केस टू केस वेरी करता है। फॉर इंस्टेंस हमने सेक्शन 26 में देखा कि नहीं मिलता है, बट इफ द इशू इज हिंदू तो उस केस में मिल जाता है। बट सेक्शन 25 में मर्डरर अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उसकी आगे की भी जो जनरेशन होंगी वो सब डिस्क्वालीफाइड होगी, सिर्फ मर्डरर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, आगे के जो लीगल एयर्स होंगे उसके वो सब भी डिस्क्वालीफाइड होंगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। देन सेक्शन 28, no person shall be disqualified from succeeding to any property on the ground of any disease, defect or deformity, or save as provided in this act on any other ground whatsoever. So disease, defect, etc. ये सब disqualification नहीं होते हैं. In fact, they were removed as disqualification via the Caste Disabilities Removal Act itself. ठीक है, उससे भी रिमूव हो गया था और अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी टाइप की डिजीज, किसी भी टाइप का डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी वो डिस्क्वालिफिकेशन का काम नहीं करती है. सो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड अ लीगल हेयर एंड दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द intestate. So come to section 29 now. If an intestate has left no heir qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this act, such property shall devolve on the government and the government shall take the property subject to all the obligations and liabilities to which an heir would have been subject. तो अगर कोई लीगल हेयर नहीं है तो उस केस में प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है? गवर्नमेंट के पास चली जाती है. इट बिकम्स एन एस्टेट एंड इट गोज टू द गवर्नमेंट. So this is what section 29 specifies. This is all regarding disqualifications under the Hindu Succession Act of 1956. Thank you.